चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी आते रहेंगे। अच्छा, द टॉपिक टुडे इज डिजीजेस ऑफ द पल्प। किसी को पता है पल्प की कौन कौन सी डिजीज होती हैं? क्या कौन कौन सी हो सकती हैं? सर पल्पाइटिस होता है, हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, एक्यूट, क्रॉनिक। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन, इनकी एटियोलॉजी, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्प पढ़ेंगे। ठीक है, आज का पार्ट ये होगा। सेकंड पार्ट में हम इसकी जो डिजीजेज हैं जैसे पल्पाइटिस वगैरह उनको हम स्टडी करेंगे। आज उनका मैकेनिज्म, एटियोलॉजी और फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये पैथोफिजियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल एजेंट्स, फिर pulpal diseases, जैसे reversible pulpitis, irreversible pulpitis, chronic hyperplastic pulpitis, internal resorption, pulp degeneration and pulp necrosis आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, which चीजें पहले ही बताई हैं। dental pulp is a formative agent organ of the tooth which produces the primary dentine, secondary dentine and reparative dentine. Primary dentine बनता है during the development of the tooth, secondary dentine is formed after the tooth eruption and reparative dentine is formed in response to stimulation as long as the odontoplast remains intact. इसका क्या मतलब है odontoplast remains intact? किन सिचुएशन में ओडोंटोब्लास्ट होंगे? ओडोंटोब्लास्ट ने करनी होती है ना प्रोड्यूस, तो एक टाइम आता है उनके वो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन स्टॉप हो जाती है। हाँ, तो अगर वो इंटैक्ट फिर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ओडोंटोब्लास्ट आपके एक्टिव नहीं होते या इंटैक्ट नहीं रहते, लेकिन जिसमें यहाँ पर रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन नहीं हो सकती है? ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होता है? पल्प नेक्रोज हो जाता है ना, पल्प नेक्रोज हो जाता है, कैनाल थिन हो जाती हैं, कैल्सिफाइड हो जाती हैं। सर्कुलेशन नहीं होगी। हाँ, तो ओडोंटोब्लास्टिक रीजनरेशन नहीं होगी वहाँ पे। The pulp consists of tiny blood vessels, limbs, and myelinated and unmyelinated nerve fibers. Fibers कौन कौन से बताए थे? अल्फा, बीटा वो और ये डेल्टा अल्फा, फाइबर्स। ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी एंड सी फाइबर्स। ठीक है, the pulp reacts to the bacterial infection or other stimuli by inflammatory response. आपकी बॉडी में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है, there is an immediate inflammatory response. लेकिन compared to a tooth, it's different. The inflammatory response of the pulp is altered by unique features of the pulp. Pulp में जो inflammation होगी, that would be different from any other part of the body. कहीं भी inflammation होती है, वहाँ पे swelling हो जाती है। ठीक है, inflammation के 5 signs होते हैं जो तुम लोग जनरल सर्जरी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, inflammatory response of the pulp is altered by unique features जो कि है encased by a hard tissue. It does not allow the usual swelling associated with the exudate of the acute inflammatory response. ठीक है, lack of collateral circulation. To maintain the vitality, the primary circulation is compromised. पल्प में अच्छा कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे वाइटलिटी का क्या इफेक्ट होता है? अगर पल्पाइटिस है तो वाइटल होगा, नॉन वाइटल होगा? डिपेंड करता है ना, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब वाइटल नहीं होता। टूथ वाइटल होगा तो इन्फ्लेमेशन मतलब कि उसके अंदर होगी से टूथ वाइटल होगा। नेक्रोसिस में टूथ वाइटल नहीं होता, पल्पाइटिस में टूथ वाइटल होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सर्कुलेशन बेशक कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, लेकिन पल्प वाइटलिटी उसकी फिर भी कंटिन्यू रहता है। एनी रिस्पॉन्स such as pain is temperature of 16 to 55 डिग्री सेल्सियस जो है, it is well tolerated by the pulp. अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो it will be perceived as pain. इसीलिए जब आप हीट टेस्ट करते हो, if you apply a heated burnisher or condenser over a tooth, थोड़े टाइम के बाद patient will feel pain. Whether or not it goes after 3 to 4 seconds or not depends on the condition of the tooth. But every patient will feel pain. ठीक है, रेफर्ड पेन अक्सर पेशेंट देखे हैं, पेशेंट इज नॉट एबल टू लोकलाइज कि उसको पेन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, पेशेंट आपको बताता कोई और है, दर्द उसको कहीं और पे हो रही होती है। इसको कहते हैं रेफर्ड पेन।
The localizing affected tooth is difficult as proprioceptive nerve fibers are absent in the pulp. ठीक है, इस वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता कि पेशेंट को पेन कहाँ हो रही है. पेशेंट आपको बताएगा कि उनके अपर लेफ्ट 7 में पेन हो रही है. इट माइट बी पॉसिबल पेशेंट को लोअर 8 पे पेन हो रही हो. Relating the clinical status of the tooth is histopathology is very different as there are no signs or tests to correlate the two. Pathophysiology of pulpal disease. Pulpal disease कैसे होती है? क्या initiating factors क्या होते हैं? caries सर फिर भी projection ट्रॉमा या केरीज हो सकती है. हाँ, ठीक है. There is an external noxious stimuli जिससे pulp से mast cells degranulate होते हैं. Vasculatures में blood flow decrease होता है. ठीक है. Cellular damage होता है जिसकी वजह से there is release of inflammatory mediators like histamine, prostaglandins and bradykinin. उससे क्या होता है? सॉरी, कंस्ट्रिक्शन है ये. कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स होती है जिसकी वजह से इंक्रीज पल्पल प्रेशर होता है और सेकेंडरी कंप्रेशन ऑफ वेनस रिटर्न होता है. वो जब ब्लड प्रेशर, जिस तरह आपकी डिफरेंट आर्टरीज जब ब्लड में ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जब वेजो डायलेशन होती है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स होगी. उसके बाद इंक्रीज पल्पल प्रेशर होगा. इट विल लीड टू वेसल डैमेज एंड पल्पल इन्फ्लेमेशन. क्रॉनिक पल्पल इन्फ्लेमेशन के बाद टिश्यू नेक्रोसिस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड पल्पल डैमेज होगा. विल स्प्रेड टू इन्वॉल्व द एंटायर पल्प. वंस द एंटायर पल्प इज इन्वॉल्व, पेशेंट विल हैव एक्सक्रूशिएटिंग पेन. ठीक है, उस पे आप कोल्ड टेस्ट या हीट टेस्ट करोगे टू डायग्नोज द व्हाट काइंड ऑफ पल्पाइटिस इट हैज. लेकिन अगर क्रॉनिक हिस्ट्री हो पेशेंट की, देयर माइट बी अ चांस दैट पल्प इज नाउ नेक्रोस्ड. Initial insult is irritation and clinical crown. अक्सर पेशेंट्स को फीलिंग आती है कि they have a pain in their tooth, लेकिन उनका दिल करता है they want to bite as hard as they can. ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है किसी पेशेंट के साथ? सो गए सारे? नहीं नहीं सर, इधर ही है. सो गए? इधर ही है. अच्छा. पेशेंट्स को अक्सर देर आर पेशेंट आके आपको बताएंगे कि मुझे ना मीठी मीठी पेन होती है. ठीक है, एंड दे वांट टू बाइट एज हार्ड एज दे कैन ताकि उनको पेन कम हो. दैट इज द इनिशियल साइन ऑफ पल्पल डिजीज. इसकी वजह से लोकलाइज्ड पल्पल इन्फ्लेमेशन होती है. देयर इज इंक्रीज्ड लोकल टिश्यू प्रेशर, वीनस कोलैप्स होगी, इस्कीमिया होगा, लोकल नेक्रोसिस. ठीक है, ये लोकल नेक्रोसिस एंड रिलीज ऑफ इंटरसेलुलर इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स इज लोकलाइज्ड इफेक्ट. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेड है, इसमें इंक्रीज टिश्यू प्रेशर होता है और एडिशनल टिश्यू नेक्रोसिस होता है. दैट इज पल्पाइटिस. ठीक है, इनिशियल में आपके पास लोकल पल्पल इन्फ्लेमेशन है, इंक्रीज लोकल प्रेशर है एंड इरिटेशन क्लिनिकल क्राउन है. सेकंड लोकलाइज्ड इफेक्ट में आपके पास इस्कीमिया, लोकल नेक्रोसिस एंड रिलीज ऑफ इंटरसेलुलर इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं. इसके बाद मैकेनिज्म स्प्रेड में आपके पास सर्कमफ्लेक्शन, वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, इंक्रीज टिश्यू प्रेशर एंड नेक्रोसिस ऑफ एडिशनल टिश्यू. किसी को क्लासिफिकेशन पता हो पल्पल डिजीजेस की? there are different classifications. एक ग्रॉसमैन्स क्लासिफिकेशन है, ये मैं कहा था आपको, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी. इसमें पल्पाइटिस है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, रिवर्सिबल है जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक आ जाता है. ठीक है, एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, नेक्रोसिस, पर्पल. ठीक है. ग्रॉसमैन में आपके पास बताया है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डिजीजेस जो हैं इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल में एक्यूट में सिम्प्टोमेटिक पेन है या सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, क्रॉनिक में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है. इरिवर्सिबल में there's abnormal response to cold, abnormal response to heat. अच्छा देख असद, तुमने बात की थी कि ओडोंटोब्लास्टिक एक्टिविटी कहाँ पे नहीं होती पेशेंट में. तुमने कहा था कि सर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में शायद ना हो. मैंने कब कहा था? असद, तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में हो सकता है. नहीं, मैं वो आपने पूछा था ना कि पल्प की वाइटैलिटी नहीं, वो बेसिकली वो पल्प साइंस जो है वो मैं बताना चाह रहा था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंट होते हैं. वो मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे क्वेश्चन नहीं सही समझ आया. ठीक कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा, इसमें यही है कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में यू हैव एब्नॉर्मल रिस्पांस टू द पेन. कोल्ड को और हीट को देयर एक्सेसिव रिस्पांस. लास्ट टाइम मैंने
पढ़ाया था आप लोगों को कि क्या साइन होता है जब आप कोल्ड टेस्ट या हीट टेस्ट करते हो इन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस? सर शार्प पेन होती है, कितनी शार्प पेन देर इलिसिट और शॉर्ट लिव्ड होती है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में जो है वो डल पेन होगी और इरिवर्सिबल में शार्प पेन होगी। कितनी देर के लिए रहेगी? रिवर्सिबल में जो है वो 15 to 20 मिनट्स रहती है और इरिवर्सिबल में थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है। Throughout the day। अच्छा ठीक है। क्रॉनिक में एसिम्प्टोमेटिक पल्प एक्सपोजर है। अक्सर पेशेंट्स के कैरीज एक्सटेंट इतना ज्यादा होता है कि पल्प इज ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड या पल्प इज एक्सपोज्ड, लेकिन फिर भी पेशेंट हैज नो साइन ऑफ पेन। ठीक है, ये क्रॉनिक पल्पाइटिस का साइन है। हाइपर अक्सर पेशेंट्स को आप अच्छा एक काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये काफी क्लिनिकल सिनेरियोज में देखा भी गया है। अ पेशेंट कम्स टू यू, पेशेंट कहता है कि मुझे शदीद पेन है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में, और व्हेन ही रिंसेस विद कोल्ड वाटर तो उसको रिलीफ होता है। ये किसका साइन है ये? बेसिकली जो ब्लड सप्लाई होती है हम्म, कोल्ड से जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो उससे रिलीफ मिलता है। नहीं ये मैंने ये पूछा है कि ये पल्पल कौन सी कंडीशन है? पल्पल नेक्रोसिस है कि पल्पल ये पल्पाइटिस एक्यूट है, साइन होगा। है? एक्यूट होगी ना। नहीं, एक्यूट होगा कि पल्पल नेक्रोसिस होगा? इन नेक्रोसिस में तो पल्प वैसे ही जो है वो नॉन वाइटल होता है। ये हानिया ही बोली। हानिया कभी नहीं बोलती। हानिया क्या बता रही हो? हानिया जाग रही हो, सो गई हो? नींद में बोल रही है। मैंने कहा था नींद चढ़ गई है इसको। हानिया क्या बताया अभी मैंने? हम्म, यार मूविंग ऑन। पल्प डिजेनरेशन में कैल्सिफिक है, एट्रोपिक एंड फाइब्रस। उसके बाद लास्ट स्टेज पल्पल नेक्रोसिस। Seltzer and Bender's classification में they found a later correlation between the clinical symptoms and histological appearance. ठीक है, they correlated the results of the clinical test of the pulp with the histological diagnosis. उसमें दो diagnoses ने किए हैं, one is treatable and another is untreatable. Treatable involves intact uninflamed pulp, inflamed pulp, transitional stage, atrophic pulp, acute pulpitis, chronic partial pulpitis without necrosis. ठीक है, untreatable उसके पास थे chronic partial pulpitis with necrosis, chronic total pulpitis and total pulp necrosis. ये क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हैं वो ग्रॉसमैन है, इंगल्स हैं और हार्टीज क्लासिफिकेशन है जो आपको आनी चाहिए। Bond's classification found no direct correlation between clinical symptoms and histological findings. Based on clinical symptoms, the symptomless vital pulp has been injured or involved by deep caries for which pulp capping may be done. Pulps with a history of pain which are amenable to pharmacotherapy, pulps indicated for extirpation and immediate root filling. Necrose pulps involving infected with radicular tentin accessible to antiseptic root canal therapy. ये बॉम्ब क्लासिक। अच्छा, ये हार्टीज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। हार्टीज की बुक भी है आपके पास, उसमें भी क्लासिफिकेशन मिल जाएगी आपको। The clinicians have rejected the previous complex histopathological classification and has developed a simple classification instead of the pulp. Normal pulp, reversible pulpitis, irreversible pulpitis and pulp necrosis. ये मेरे ख्याल से हार्टी हमारा जैसा था, उसने काम आसान करने के लिए सिंपल कर दिया सारा कुछ उसको। सिर्फ 4 क्लासिफिकेशंस बताई हैं: नॉर्मल पल्प, रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस एंड पल्प नेक्रोसिस। ये वाली सही है सर। हाँ, ये आसान है ना। उसके बाद कौन नाम ही इसका हार्टी है ना। हार्टी की बुक भी बहुत स्मॉल सी बुक है, बहुत पतली सी बुक है। हार्टी खुद भी स्मॉल है। हाँ, तो कौन सी क्लासिफिकेशन में रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, एसिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, इंटरनल रिजॉर्प्शन, सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और पल्पल नेक्रोसिस। कौन सी थोड़ी सी एक्सटेंसिव है लेकिन है इसकी शॉर्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये सबसे डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है WHO ने जो बनाई हुई है। ये तो नहीं आती। नहीं, ये नहीं आती, इसे देख लो बस ठीक है। ठीक है। 0 पे पल्पाइटिस, पल्पल हाइपरीमिया, पल्पल एब्सेस,
pulp polyp, acute chronic and hyperplastic ulcerative pulpitis. One में necrosed pulp है, pulp gangrene है, second में pulp degeneration, pulp calcification या density. इसकी तो क्लासिफिकेशन ही बड़ी जालिम शुरू हुई है। हाँ, बस देख लो, इसलिए इम्पोर्टेंस वही है। वैसे 0 पे नॉन एसिम्प्टोमेटिक होता है। हाँ, 3 पे abnormal heart tissue formation in pulp secondary to irregular dentate. ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 पे डेथ। क्या कह रहे हो? 4 पे डेथ है। Classification of most at all. Vital asymptomatic, hypersensitive dentine, inflamed, irreversible, inflamed, degenerating without radiolucent periapical area, irreversible, inflamed, degenerating with radiolucent periapical area, irreversible. अच्छा, irreversible में उसने 2 क्लासिफिकेशन बताई हैं। एक में inflammation है लेकिन radiolucent periapical area नहीं है, एक में periapical area involved है। मतलब दोनों कंडीशन में irreversible pulpitis की ही साइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्रोसिस में भी उसने 2 बताई हैं, नेक्रोटिक विद periapical radiolucent area और periapical के बगैर नेक्रोटिक एरिया। इटियोलॉजी में आ जाएंगे, ग्रॉसमैन की बताई है मैंने। मैकेनिकल में ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल एट्रोजेनिक है, एक्सीडेंटल है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स में एक्सीडेंट्स, या एट्रोजेनिक में आपकी कैविटी प्रिपरेशन के दौरान या कोई डेंटल प्रोसीजर के दौरान। पैथोलॉजिकल वेयर, क्रैक टूथ सिंड्रोम। अच्छा, बेराटोनटेलिया पता क्या होता है? नहीं सर। बेराटोन आपने कभी सुना है कि ड्यूरिंग फ्लाइट्स पेशेंट को दांत में पेन होती हो? नहीं सर। या फिर सर अगर आप प्रेशर की वजह से वो प्रेशर क्या increase कहते हो हैं, जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इंक्रीज करता है हाँ तब जो है वो उसकी हाँ वजह से। जी सर, ये सुना हुआ पहले। हाँ, अक्सर हाई एल्टीट्यूड पे पेशेंट कहते हैं कि मेरे दांत में पेन स्टार्ट हो जाती है। थर्मल में हीट फ्रॉम कैविटी प्रिपरेशन है, एक्सोथर्मिक हीट फ्रॉम सेटिंग द सीमेंट, conduction of heat and cold through deep filling without a protective base, या frictional heat caused due to polishing of the restoration. Polish with restoration कौन सी होती हैं? किसी को नहीं पता? सर रिपीट करें, आवाज नहीं आई। Polishable restorations कौन सी होती हैं? पॉलिशेबल रिस्टोरेशन पॉलिशेबल अमेलगम होती है। हाँ, amalgam, बिल्कुल। सर गोल्ड आवाज बहुत रेस्टोरेशन। डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, केमिकल में फोस्फोरिक एसिड है, एक्रिलिक मोनोमर या इरोजन्स। केमिकल में आपकी फिजी ड्रिंक्स भी आ जाती हैं। बैक्टीरियल में टॉक्सिन्स एसोसिएटेड विद कैरीज, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द पल्प फ्रॉम कैरीज और ट्रॉमा, माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। एक मिनट, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अब नहीं आ रही। जी सर आ रही है। आ रही है सर। चलो, अच्छा, केमिकल में वही फॉस्फोरिक एसिड, एक्रिलिक मोनोमर्स और इरोजन्स। बैक्टीरियल में टॉक्सिन्स एसोसिएटेड विद कैरीज, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ पल्प फ्रॉम कैरीज और ट्रॉमा, या माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन इन द पल्प बाय ब्लड बॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनाकोरेसिस। ये भी हम पढ़ेंगे एंड में भी। अगर इंग्लिश क्लासिफिकेशन में इसमें बैक्टीरियल में कॉर्नल इंग्रेस है, फिर रेडिकुलर इंग्रेस है। कॉर्नल में कैरीज, फ्रैक्चर और कंप्लीट एंड और इनकम्प्लीट, नॉन फ्रैक्चर ट्रॉमा। नॉन फ्रैक्चर ट्रॉमा कौन सा होता है? ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन। इसके अलावा हीट ट्रॉमा हो सकता है, कोई थर्मल ट्रॉमा हो सकता हाँ, ऐसा हो सकता है कि ट्रॉमा हो लेकिन फ्रैक्चर ना हो। है, हो सकता है। किन केस? यस सर। लो ग्रेड ट्रॉमा। सर्जरी में क्या हो सकता है?
सर्जरी में हम्म, सर्जरी में वो एलिवेटर वगैरह जो है वो स्लिप होके लग सकता है। हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर में आपका एलिवेटर हिट कर रहा है बार बार, यस, वो लग्जेशन में जो है वो साथ वाला टूथ भी जो है वो रॉन्गली जो है वो कर रहे हैं आप। ठीक। फॉर एग्जांपल या फिर अगर आप ऑर्थो के लिए एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हो और फॉर सम रीजन आपसे भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ तो यू डिले द पेशेंट, उस सिचुएशन में भी हो सकता है। ठीक है। रेडिकुलर इंग्रेस में केरीज, रेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, पेरिडोंटल पॉकेट्स एंड पेरिडोंटल इन्फेक्शन जो होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्यूट में ट्रोमेटिक, कॉर्नल फ्रैक्चर, रेडिकुलर फ्रैक्चर, वैस्कुलर स्टेसिस, लक्सेशन एंड रिवल्जन। और क्रॉनिक में एट्रीजन, एब्रेजन एंड एरोजन। एट्रीजन, एब्रेजन, एरोजन की डेफिनेशन आती है सबको? जी अच्छा, मैं जब भी कोई सवाल पूछता हूँ सबसे ज्यादा असद और असल ही बोलते हैं, बाकी क्यों नहीं बोलते? या आमना बोलती है? मुझे तो असल और असद का नॉलेज भरपूर हुआ है आजकल। सर, सर कोशिश हम तो करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारों के। चलो। अच्छा, एटोजेनिक में आ जाएंगे कैविटी प्रिपरेशन, द हीट ऑफ प्रिपरेशन, डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन, पल्प हॉर्न एक्सटेंशंस, पल्प एक्सपोजर, हेमरेज। रेस्टोरेशन हैं ड्यूरिंग इंसर्शन या फ्रैक्चर, जिसे हम कल आप पूछ वाइवा में आपसे पूछा गया था केवल सरफेस एंगल की क्या सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है। उस केस में अगर 90 डिग्री से एंगल ज्यादा है तो फ्रैक्चर कर सकती है। रेस्टोरेशन अगर कम है तो नेवर फ्रैक्चर करेगा आपका। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फोर्सेस ऑफ सीमेंटिंग या हीट ऑफ पॉलिशिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा वही है पेरिडोंटल क्यूरेटाज, ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रोसर्जरी, राइनोप्लास्टी, ऑस्टियोटमी, इंट्यूबेशन एंड लेजर बर्न। इन सब सिचुएशन में आपको पल्पल डैमेज किया हो सकता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बहुत ही ड्राई है, मुझे भी ड्राई लगता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेहतर होगा। उसमें हम पल्पाइटिस सर जल्दी कर दें, करेंगे। हाँ, आज का लेक्चर जरा जल्दी खत्म कर दें, वो क्या तैयारी भी करनी है। इस चीज की? सर आज असेसमेंट है हमारी। किसकी असेसमेंट है? सर असेसमेंट कंप्रेस क्राउन एंड ब्रिज। क्राउन की है। अच्छा अच्छा अच्छा, होने ठीक है। कब है, किस टाइम है? सर 9 9 PM। सर बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में 9 PM हो जाएगा। डॉक्टर अनस ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनकी असेसमेंट रात को 9 बजे है और इनको एक हफ्ता पहले बता दिया कि आप अपना लेक्चर कंप्लीट कीजिए। ये और सर ये सेल्फ असेसमेंट, इसकी ग्रेडिंग कोई नहीं है। ये सिर्फ इनको इनको दिखाना है कितने पानी के अंदर ये। यू ठीक है सर। यू कंप्लीट योर असेसमेंट। इनकी बातों में मत जाइए बस नहीं आप। सर, नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सुन लिया अब। अच्छा, इडियोपैथिक में एजिंग, इंटरनल एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन, हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फैटीमिया या सिकल सेल एनीमिया, herpes zoster इन्फेक्शन में HIV एड्स, बहुत डिटेल में चला गया। सिर्फ इंगल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट में ये याद करनी है। According to Nicole, so Nichols has given the causes of pulpit disease as unassociated with dental procedures and associated with dental procedures. ये बिल्कुल हमारे जैसा है, इसने बिल्कुल 2 पॉइंट्स में क्लासिफिकेशन खत्म कर दी है। काम ही सामने उसने कर दिया कि या तो डेंटल प्रोसीजर के साथ होगी या डेंटल प्रोसीजर के बगैर होगी। फिजिकल कॉजेज में मैकेनिकल इंजरीज हैं, ट्रॉमा may or may not be accompanied by fracture of the crown or root. Injury may be accidental or iatrogenic. Accidental में violent blow during a fight, sports, road traffic accident या household accident. Habits like bruxism, nail and thread biting. Nail biting के अक्सर लोगों को आदत होती है रात को टीथ ग्राइंड करने की आदत होती है, उन केसेस में चांसेस हैं कि पल्प डैमेज हो सकता है। Iatrogenic factors में ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन और एक्सुडेशन ऑफ caries, रैपिड ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट या पिन्स यूज्ड टू रिटेन अमेल्गम रेस्टोरेशन। कि अमेल्गम रेस्टोरेशन में जब सेकंड रिटेंशन फॉर्म में पिन यूज करते हैं, देखो इसने यहाँ पे पिन इसने लगाई है, दैट इज वे बियॉन्ड द चेंबर, डायरेक्ट इन द पल्प हॉर्न। इन केसेस में पल्प डैमेज हो गया। Pathologic wear, pulp may also become exposed or nearly exposed or pathologic wear of the teeth। ठीक है, ये देखो इसमें ट्रीजन हुई है और ये सर्वाइकल केरीज। इन केसेस में डायरेक्ट चांस है कि पल्प इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें ट्रीजन, एब्रेजन, ब्रक्सिज्म एंड रिफ्रैक्शन आती है। अच्छा, एब्रेजन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? क्या चीज दोबारा पूछो? एब्रेजन और एब्फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है?
अब्रैक्शन में सर पार्शियल फ्रैक्चर होता है, एब्रेजन के अंदर जो होता है वो वेयर एंड टियर टाइप इंजरी होती है, मतलब कि इरोजन होती है एक तरह से। और अब्रैक्शन में जो होता है वो एक हेयर लाइन फ्रैक्चर लाइक जैसे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक। एब्फ्रैक्शन बेसिकली टूथ और गम के जंक्शन पे होता है। अच्छा, और एब्रेजन? एब्रेजन जो है वो इंसाइजल एजेस पे होता है। रिड्यूस हो गई, जैसे फैसेट्स बन जाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, occlusal trauma may also injure the pulp because the repeated irritation to the neurovascular bundle in the parietal radical area. ठीक है, हमारे पास रीजन आ गई, एब्रेजन आ गई, बक्सिन रिफ्रैक्शन का चांसेस, रीजन फॉर द पैथोलॉजिकल वेयर जिससे पल्प एक्सपोज होने का चांस होता है। क्रैक टूथ सिंड्रोम, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स बॉडी ऑफ द टूथ, पेन ऑफ इडियोपैथिक रीजन। ठीक है, इसमें फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है आपको, तो ये मेसोडिस्टल फ्रैक्चर लाइन जा रही है। ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है, जैसा ये सेकंड लाइट में फ्रैक्चर नजर आ रहा है। थर्ड पिक्चर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है? ये तो वो है ना, टूथ स्लूथ है हो जाता। टूथ स्लूथ। अगर कोई और ही बोला इस दफा। अच्छा, पेन ranging from mild to excruciating at the irritation or release of the biting pressure. ठीक है, diagnosis is made by reproducing the pain by asking the patient to bite on the rubber wheel or a tooth slooth. ठीक है, क्रैक टूथ सिंड्रोम जो है इसका डायग्नोसिस टूथ स्लूथ से आप कर सकते हो। पेन माइल्ड टू एक्सक्रूशिएटिंग हो सकती है आफ्टर द biting pressure is released. Cracked enamel is visualized during the dye or the transilluminating the tooth with fiber optic light. फाइबर ऑप्टिक लाइट कौन सी होती है हमारे पास डेंटिस्ट्री में हम यूज करते हैं, कौन सी है? हाँ, लाइट की ओर। हाँ, ठीक है। फिर हमारे पास बेरोटोनटेलजी आ गया। द पेन एक्सपीरियंस इन द टूथ ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पल्प थ्रू द एपेक्स ऑफ द टूथ। जो आपके पल्प के कंटेंट है, इट मूव्स टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द टूथ। इंटरनल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से पेन पेशेंट को फील होती है इन द प्लेसेस वेयर देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है सर, क्वेश्चन है मेरे पास एक कि सर ये पेन जो है ये स्पेसिफिक कुछ लोगों में क्यों होती है और कुछ लोगों में क्यों नहीं होती? इसका तो जेनेटिक्स बिकॉज़ का प्रेशर चेंजेस तो सारों के लिए आती है। हाँ होती है, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे पल्पाइटिस नहीं है, जो नेचुरल ओके ओके, वाइटल टूथ है, वाइटल टूथ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो नहीं आएगा। पल्पाइटिस। ये ओके सर, होता है जिनमें ये नीचे अंडरलाइन पैथोलॉजी है। ओके सर ठीक है, जी। इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस दैट इज सिम्पटमलेस एट ग्राउंड लेवल, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पेन होती है, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पेन होती है। अक्सर ये जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग अ फ्लाइट भी आपको पेन होगी, अगर आप माउंटेन एरियाज में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे पेन हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग द ascent the trapped gases may expand and enter the dentinal tubules which stimulate the nociceptor in the pulp. Then the movement of the kind of the pulp then movement of the contents of the pulp chamber to the apex of the tooth causes pain. ठीक है, जितनी भी gases होती हैं trapped that may expand and enter the dentinal tubule, जिसकी वजह से the part contents of the pulp and that moved downward to the apex, जिस वजह से patient को extreme moderate to extreme pain हो सकती है। Physical causes में thermal injuries हैं, heat from cavity preparation, temperature changes produced during cavity preparation that increase of 20 degrees Celsius in temperature from 1 millimeter from the pulp. ठीक है, the increase of 30 degrees Celsius temperature 1.5 mm from the pulp during cavity preparation. जब आप 1 mm दूर हैं पल्प से during preparation 20 degree Celsius temperature increase होता है। जब 0.5 distance millimeter distance आ जाएगा, there will be a 30 degree increase centigrade temperature increase. High-speed tungsten carbide or diamond bud reduce the operating time but accelerate pulpal death if used without a coolant. इसलिए कहते हैं कभी भी dry cutting नहीं करनी चाहिए. Whenever you are making a cavity using a carbide burr or a diamond burr, you use it with a water spray. अगर आप water spray use नहीं करोगे तो friction produce होगी और extreme temperatures produce होंगे that will cause the pulpal damage. Heat generated is sufficient to cause irreparable pulp damage. Degree of the pulp response is inversely proportional to the remaining dentine thickness. जितनी dentine thickness ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना उसके पल्प का रिस्पॉन्स कम होगा। जितनी dentine thickness कम होती जाएगी, पल्प का रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा।
Remaining dentin thickness is a key factor determining the changes of reversible or irreversible. आपकी remaining dentin thickness ही आपको definitive answer बता diagnosis दे सकती है कि there is a reversible or irreversible pulpitis. The pulp horn extension must be considered during cavity preparation. इसलिए यहाँ पे आपको एक pulp horn is quite more extended than the other one. या अगर you are not visualizing it before you start a preparation, there might be a chance that you might expose this pulp horn. ठीक है? In that case, you might have to go from pulp capping to a root canal treatment procedure. Constant drying can also cause pulpal inflammation and necrosis. Heat conduction by fillings, ठीक है, metallic fillings. Metallic filling close to the pulp without an immediate base may conduct the temperature changes rapidly to pulp and may destroy the pulp. अगर आप amalgam restoration कर रहे हो, if you're not applying a base, there might be a chance that they heat conduction from the filling to the tooth, because it's a metal is the excellent conductor of heat. Pulp damage होगा. Frictional heat during polishing, enough heat may be generated during polishing of restoration or during setting of the cement. Transient pulpal injury कहते हैं, usually reversible in nature. Physical cause में electrical agents हैं, galvanic current फिर amalgam में आ जाएगा, produced from dissimilar metallic restoration may generate heat and cause pulpal damage. Chemical agent pulpal damage arises as a result of chemical irritation of the pulp caused by erosion or use of acidic restorative material. Acidic restorative material कौन से हैं आपके पास? GIC. Acidic है GIC? Acidic ही है. अच्छा, key factors determining. नहीं. हाँ? ये कौन बोला नहीं? नहीं. खुद ही आपने कहा कि नहीं होता. मैंने पूछा है, मैंने होता है कि नहीं होता? GIC मैंने बताया तो है. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, अगर आंसर कॉन्फिडेंट हो तो तब देते हैं. ये नहीं है कि बाप पे एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा टोन चेंज करे, आप आंसर ही बदल लो अपना. जीएससी के क्या कंटेंट्स बता दें होता है ना. नहीं, मैं बताओ जीएससी के कंटेंट्स क्या होते हैं? ग्लास आइनोमर होता है. ग्लास आइनोमर में क्या होता है? वाटर उसका पार्ट है. और सीमेंट में क्या होता है? आप बताओ, आपको आइडिया है कोई? पॉलीएक्रिलिक एसिड. सर पॉलीएक्रिलिक एसिड होता है. हाँ, तो एसिडिक होगा ना. जी सर. तो वो बस कंफ्यूजन होगी थोड़ी. कंफ्यूज नहीं होते, वाइवा में कंफ्यूज हो गए तो गए. अब जैसे तुमने आंसर बताया जीआईसी, मैंने तुमसे पूछा कि जीआईसी होता है, तुमने कहा नहीं होता. फिर पूछा जीआईसी कंटेंट क्या होते हैं, तुम्हें कंटेंट नहीं आते थे. इसी तरह होता है वाइवा में, अगर आप गलत आंसर दोगे ना. सर कंटेंट वो याद करके बताने से बताया तो. हाँ, पॉलीएक्रिलिक एसिड. आपका वाइवा उसी तरह गवर्न होता है जिस तरह आप आंसर्स देते हो, इसलिए बी श्योर ऑफ योर आंसर. ठीक है. की फैक्टर्स डिटरमिन द पल्पल रिएक्शन. मैं इसमें हाईलाइट करूं अनिस कुछ थोड़ा बहुत? जी सर. बट ये ग्लास आइनोमर सीमेंट, दिस इज एल्यूमिनियम सिलिका फ्लोरो सीमेंट है. दिस इज द पाउडर कंटेंट along with the polyacrylic acid along in the powder. जो लिक्विड होता है उसमें पॉलीक्रिलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड होता है along with water. अगर वाटर इवेपोरेट हो जाए तो आपका टार्टरिक एसिड उसका इफेक्ट को प्रिजर्व रखता है, क्योंकि हम हमेशा लिक्विड को ऊपर से टाइट बंद करते हैं ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो. और अगर इन केस अगर हम कंपनी ने ये समझा कि वाटर इवेपोरेट हो गया तो उसने उसमें टार्टरिक एसिड डाला जो कंपोजिट करता है वाटर. जब ये रिएक्शन करता है आपके एनामल या डेंटिन के साथ, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये सिलिसिलिक एसिड बनाता है जो इसकी लिक्विड स्टेज होती है. सिलिसिलिक एसिड जो होती है दिस स्टेज देयर इन द कैविटी फॉर फ्यू आवर्स एंड द पीएच ऑफ दैट सिलिसिलिक एसिड इज ऑलमोस्ट 2.5 व्हिच कॉजेस डीमिनरलाइजेशन ऑफ द एनामल. अब जब डीमिनरलाइजेशन इंटेंशनल डीमिनरलाइजेशन होती है, जब डीमिनरलाइजेशन होती है तो आपका पूरा एनामल डेंटिन सॉफ्ट होता है. उस टाइम जो इसके अंदर फ्लोराइड होता है जीआईसी के अंदर वो एक्टिवेट होता है और वो उसको रीमिनरलाइजेशन करता है. इसलिए आपकी एक बहुत इफेक्टिव बेस बन जाती है व्हिच इज कंप्लीटली रेजिस्टेंस टू डेंटल कैरीज एंड डेंटल इरोजन.
This is the whole pharmacokinetics of glass ionomer cement जो आपको पता होना चाहिए before starting with third year and fourth year. To kindly glass ionomer, this is not an aesthetic restoration. This is only used for the serious heat and primary indentation. तो ये उसलिए use किया गया था. This is probably not an aesthetic material. This is a restorative material, but this is mostly a base material. प्लीज आप उसमें से देख लीजिए ग्लास एंड सीमेंट जितने मटेरियल्स हैं ये प्रॉब्लम हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ाएंगे. इसकी कंपोजिशन, इसका सेटिंग रिएक्शंस आपको बुक से देखना पड़ेगा. अनस आपके लिए. जी सर. थैंक यू. अच्छा, ये गोपाल कौन है पहले ये बताओ ना मुझे. आसिल. जी सर. क्लास में बताया था ना लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं. सर वो बेसिकली वो जब वो कोई बोल नहीं रहा था तो वो हनिया बोल लिया, तो वो उसकी वजह उसने कहा कि वो चलो. The key factors determining the pulpal reaction with restorative material. आपकी acidity, the heat generated during setting reaction, remaining dentin thickness is very important, absorption of water during setting reaction, and poor marginal adaptation of the material which contributes to the bacterial leakage. Long-term prognosis of the restorative material is determined by its ability to inhibit micro leakage and pulpal bacterial contamination. Bacterial is the most common cause of pulpal injury. Bacteria enter the pulp through break in the dentine, carries the accidental procedures में from developmental grooves, ठीक है, pre-location around restoration, from extension of infection through open blood vessels, lymphatics during infectious diseases, bacteremia, या from gingiva. The presence or absence of bacterial irritation is a determining factor in pulpal survival once the pulp has been mechanically exposed. ठीक है, अगर आपका pulp exposure हो गया during a mechanical injury, during preparation, तो अगर आपकी good isolation है, there's less chance of bacterial invasion in that exposed area. और जितना bacterial irritation के chances या presence के chances ज़्यादा होंगे, उतना ही pulp survival कम होगा. Anachoresis is the microbial contamination of the pulp, blood-borne microorganisms. ठीक है, bacteria circulating bloodstream tend to accumulate at the sites of pulp inflammation following a mechanical or chemical injury to the pulp. One probable cause for this phenomenon is increased capillary permeability into this area. ठीक है, जो आपके blood-borne microbial agents होते हैं, जो आपके blood-borne microorganism है, there's a chance that they also might interact with the pulp when it's exposed chemically or mechanically. In cases में pulpal damage हो सकता है. आज का लेक्चर इतना ही है. थर्सडे को हम irreversible pulpitis और pulpitis पढ़ेंगे और अदर involved disease पढ़ेंगे, जिसमें आ जाती हैं आपके पास internal absorption है, pulp degeneration है, pulp necrosis और chronic hyperplastic pulpitis. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. अटेंडेंस नहीं है मार्क की सबने अभी तक. सर कर दे मार्क. अब थे मैं कर लूंगा. अच्छा, अक्सा का नेट का इशू है कोई? ये सर नेट नहीं आ रहा उसका. चलो ठीक है, तैयारी करो असेसमेंट की. अल्लाह हाफिज. ओके सर, थैंक अल्लाह हाफिज. जी सर. अल्लाह हाफिज. हाँ, नहीं भी जाग गई. तो मैं जाग रही, मैंने पूरे लेक्चर सुना है. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.